एवरीवन, वेलकम टू कन्या कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 12 कॉमर्स के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है बिजनेस के। हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 6 विच इज स्टाफिंग। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। वन शॉर्ट वीडियो होगी, रिवीजन के लिए सबसे अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग क्या होती है? Staffing involve finding the right person for right job, having the right qualification, doing the right job at right time. थोड़ी बड़ी लाइन है, थोड़ा छोटा छोटा करके इसको तोड़ लेते हैं। Staffing involve finding the right person for right job. यहाँ तक देखते हैं कि स्टाफिंग का काम क्या होता है। एक right person को ढूंढना right job के लिए। right job मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अभी कोई जॉब है, टाइपराइटर की जॉब है, तो हम उसके लिए कौन सा पर्सन ढूंढेंगे जिसको मतलब कि टाइपराइट मतलब कि टाइपिंग आती हो, जिसकी स्पीड अच्छी खासी हो। ठीक है, हमने हमारी जॉब के अकॉर्डिंग एक राइट पर्सन को ढूंढना है। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उस जॉब के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन बनती है उस पर्सन के पास वो क्वालिफिकेशन हो। डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, वो सही समय पर सही काम कर रहा हो। इट मीन्स स्टाफिंग मतलब हर चीज, हर पर्सन क्या हो, अपनी सही जगह पर हो। ठीक है, सही काम कर रहा हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टाफिंग में ऐसी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है कि हमें हमारी जॉब के अकॉर्डिंग जैसी भी क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन का एक पर्सोना ढूंढते हैं, एक एम्प्लॉय ढूंढते हैं। फिर वो राइट टाइम पे क्या करेगा, राइट टास्क करेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेगा, तो हमारी एंटरप्राइज आगे ही बढ़ेगी। ठीक है, अब इस चीज के क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला आ जाता है फाइलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन ऑफ बाय कॉम्पिटिटिव पर्सोनल। पर्सोनल क्या होता है? पर्सोनल होता है एम्प्लॉय। ठीक है, स्टाफिंग का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में वैकेंट जॉब है, वैकेंट मतलब खाली जॉब है, उसको भरना। कैसे भरना? एक राइट पर्सन को ढूंढकर उसको भरना। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस आ जाता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। अभी भी हमने ढूंढ लिया ये पर्सन हमें चाहिए, लाइक हमें पता है कि हमारे बिजनेस में ये खाली पोस्ट है। अब भी उस पोस्ट के लिए राइट पर्सन को ढूंढना, वो कैसे होगा? इंटरव्यूज होंगे, टेस्ट होंगे, देखेंगे कि इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या वो क्वालिफिकेशन इस पर्सन के पास है या नहीं है। तो राइट पर्सन को ढूंढना भी सच अ क्रिटिकल टास्क। थर्ड आ जाता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी भी एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी बिजनेस का क्या एसेट होता है? प्लांट होता है, मशीनरी होता है? नहीं, सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? वो होती है प्लांट एंड मशीनरी, बट सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो उन प्लांट को, उन मशीनरी को ऑपरेट कौन करेगा? सो विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। सो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब अच्छे से इस्तेमाल हो, किसी तरह का कोई भी वेस्टेज ना जाए। ऐसे ना हो कि हमारे पास पोस्टें कम है, हमने एम्प्लॉय ज्यादा भर्ती करके रखे हुए हैं तो भी वेस्टेज है। ठीक है, जितने भी हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल लेना, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ आ जाता है हेल्पिंग कंपीटिंग। भाई देखिए, दो फर्म है, दोनों के पास क्या है, एम्प्लॉय है, दोनों के पास सेम पैसा है, फिर भी ए फर्म क्या हो रही है, बी फर्म से आगे निकल रही है। क्यों? उसका स्टाफ अच्छा है, उसके मेंबर, उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं। अगर आपका स्टाफ अच्छा होगा तो आप इजिली कंपीट कर पाएंगे दूसरी फर्म्स के साथ। कैसे भी? अगर आपका स्टाफ अच्छा है, वही स्टाफ है ना जिसने प्लानिंग करनी है, जिसने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, जिसने कंट्रोलिंग करनी है, जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसने पूरे बिजनेस को मैनेज करके चलना है। अगर वही स्टाफ आपका खराब है, वही स्टाफ में कुछ ना कुछ कमी है, वही स्टाफ कोऑर्डिनेट करके नहीं अच्छे से चल पा रहा है, इट मींस आप कहाँ पे कंपीट करेंगे? तो स्टाफ अच्छा होना जरूरी है। अभी ये सारे इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भी स्टाफ अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, कंपीट करने में हेल्प कर रहा है, तो क्या हो रहा है, अच्छे से काम करेगा, किसी तरह की कोई वेस्टेज नहीं होगी, तो हमारी एंटरप्राइज क्या होगी, ग्रोथ ही होगी उसकी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एचआर। ह्यूमन रिसोर्स हमारे मेन एसेट है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे मेन एसेट है, तो उनकी डेवलपमेंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट का माने क्या? ऐसा नहीं उनको काम पे लगाया तो उनकी आगे कुछ ग्रोथ ही नहीं है, उनकी ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। उनको उनकी ट्रेनिंग करवाइए, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, नई मेथड इंट्रोड्यूस करवाइए, प्रमोशन हो जाए, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। उसके बाद की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। ये फंक्शन के बाद ही सभी अच्छे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। आप खुद सोच लीजिए, आपका स्टाफ ही सारा काम करेगा, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, रिसर्च हो, कुछ भी हो, डिसीजन मेकिंग हो।
अगर आपने स्टाफ में गलत भर्ती कर लिया तो बाकी सारे अदर फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, गलत ही परफॉर्म होंगे। तो ये एक मेन चीज है जो इंश्योर करती है कि जो बाकी सारे फंक्शंस हैं वो भी क्या हो, अच्छे से। क्लियर? चलिए, अभी स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो स्टाफिंग से भी बड़ी है। देखिए, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम स्मॉल लेवल पर ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है, स्टाफिंग। वही एक्टिविटीज को हम अगर बिग लेवल पर लेकर जाकर करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, HRM। बड़ी कंपनीज में, बड़ी फर्म में ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अलग से क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। It is defined as a process of managing employees in a company and it involve hiring, training and motivation। ये तो आप पीछे पढ़ कर आए हो कि स्टाफिंग में आप क्या करते हो, हायर करते हो पीपल को वैकेंट जॉब्स के लिए, राइट जॉब के लिए, राइट पर्सन को राइट जॉब पे। ठीक है। अभी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, उनको मैनेज भी करके चलता है। मैनेज कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको मोटिवेशन देना है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। क्लियर? उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड है। पहली आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करके चलता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग किस चीज की, कि आपको कितने पर्सोनल चाहिए, आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितने चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन के चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सब कुछ। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइंग पीपल, पता कर लिया ना कितने चाहिए। अभी लोगों को जॉब देना, हायर करना, कैसे करना है, वो सारा काम किसका, HRM का। करियर ग्रोथ, ऐसा नहीं उनको अगर आपने क्या कर लिया है, एम्प्लॉयज को हायर कर लिया बस खत्म उनका करियर, नहीं, उनको आगे ट्रेनिंग देते हो आप, प्रमोशन देते हो, क्या होगा, उनका करियर आगे बढ़ेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट रेडी की जाती है। कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो रिपोर्ट होती है एक तरह से हेल्प करती है एम्प्लॉयज को, उनका एक फीडबैक देती है कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद मोटिवेशन, बे इंसान है डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी काम करने का मन नहीं करता, उनको मोटिवेट कैसे रखना, क्या ऐसा किया जाए कि वो अच्छे से बिल्कुल लगन से काम करें। कंपनसेट करेंगे, बोनस देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, ऐसे। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, भाई ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दी सोशल सिक्योरिटी, वो तो आपके हो गए। ठीक है, उनके वेलफेयर के ऊपर भी मतलब काम करना है। ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड ऑडिट, कैसा काम किया वो देखो, ऑडिट करो, उसको चेक करो। ये सारा काम किसका है, HRM का है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में आपके 8 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए, कितने पर्सोनल, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, आपका किस टाइप का पर्सोनल चाहिए, आपको कैसी जॉब का नेचर है। इसमें 3 चीजों को कवर किया जाता है, वर्कलोड, वर्कफोर्स एंड कंपैरिजन। वर्कलोड क्या होता है आपका, कितने नंबर, आपका कैसा किस टाइप का काम है उसके लिए कितने नंबर ऑफ क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए, वो क्या हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है। वर्कफोर्स क्या होता है, वर्कफोर्स में आप एनालाइज करते हो कि आप अंडर स्टाफ हो, ओवर स्टाफ हो। आपके जो एग्जिस्टिंग, जहां पर ना आपके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का एनालिसिस किया जाता है उसको वर्कफोर्स बोला जाता है। जो आपके एग्जिस्टिंग वाले वर्कर्स हैं वो क्या है, अंडर बर्डन है, ओवर बर्डन है। कंपैरिजन में दोनों वर्कलोड और वर्कफोर्स का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। अगर आपका वर्कलोड ज्यादा होता है इट मीन्स आप अंडर स्टाफिंग हो, आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा और लोगों को लेके आना पड़ेगा। अगर वर्कफोर्स ज्यादा है इट मीन्स निकालने पड़ेंगे कुछ लोग आपको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका रिक्रूटमेंट। यहाँ पर तो आपने क्या किया, एस्टिमेट लगाया कि आपको कितना चाहिए वर्कफोर्स या मैन पावर, फिर आप रिक्रूटमेंट करते हो, मतलब इन एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, थर्ड आ जाता है सिलेक्शन। जो आपके पास एप्लीकेशंस आई थी, रिक्रूटमेंट के लिए लोग आए थे, उसमें से क्या करना, सिलेक्ट करना कि हमारी जॉब के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन है। ठीक है, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्ट कर लिया, जॉब दिखाइए उसे, कहां पर उसे क्या करना है। ओरिएंटेशन मतलब उसको जो नया एम्प्लॉय है उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से साथ मिलाना, वो क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, भर्ती हो गया, अब उसको ट्रेनिंग दो थोड़ी सी कि किस तरह का काम है, कैसे करना है, ताकि उसकी भी डेवलपमेंट हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल पहले डिस्कस हो चुका है, पूरे साल उसने किया क्या क्या, उसका एक रिपोर्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट करिए। अगर उसने अच्छा किया होगा उसको प्रमोशन होगा,
करियर प्लान वो आगे कर पाएगा उस रिपोर्ट के आधार पर। उसको कंपनसेट करिए, वो आपकी कंपनी के आधार पर है, बिजनेस के आधार पर है कि आप कैसे कंपनसेट करते हो। आप टाइम बेसिस पे करते हो, आप परफॉर्मेंस बेसिस पे करते हो, ठीक है, वो चीज हो जाती है। उसके बाद स्टाफिंग के अंडर 3 मेन एलिमेंट कवर होते हैं। पहला आ जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आप एप्लीकेशन से इन्वाइट करते हो, भाई ये हमारे बिजनेस में वैकेंट जॉब है, हमें इसके लिए पर्स होना चाहिए, आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती हैं। सिलेक्शन में आप चूज करते हो इनमें से, तो नेगेटिव है, बहुत सारे लोगों को आपको निकालना पड़ता है, थोड़ी नेगेटिव प्रोसेस हो जाती है। सिलेक्शन वालों को क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये तो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में 2 और प्रोसेसेस हैं। एक आ जाती है आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक आ जाती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि आपके एलिमेंट है मेन इंपॉर्टेंट स्टाफिंग के, उसी में से। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 4 पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप सबसे पहले क्या देखते हो कि आपके पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आपको लेबर की सप्लाई हो सकती है। सेकेंड, असेसमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी। वो वहां से हमें कितने पर्सोनल या लेबर अवेलेबल हो सकती है, कितने टाइम तक हो सकती है, अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। उनमें से सबसे जो सूटेबल रिसोर्स है उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे, और वहां से क्या करेंगे, एप्लीकेशंस मंगवाएंगे। रिक्रूटमेंट करने के 2 मेन सोर्सेज है। पहला आ जाता है इंटरनल, सेकंड आ जाता है एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल मतलब हम बाहर से एम्प्लॉयज को नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, हम जो अंदर ही बिजनेस के है, कंपनी के है, फर्म के है, उन्हीं को रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। और एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। अगर हम अंदर से दे रहे हैं मतलब फर्म में जो काम करने वाले हैं उनमें से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो 2 मेथड हो जाएंगे। पहला आ जाता है प्रमोशन, सेकेंड आ जाता है ट्रांसफर। ये हो जाता है आपका वर्टिकल लेवल और ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल। आप ये ध्यान से सुनिए। प्रमोशन क्या होता है कि अगर प्रमोशन और ट्रांसफर का मीनिंग समझाती हूँ, ये दोनों इंटरनल रिक्रूटमेंट में काम आते हैं। अगर मैं वहां पर किसी कंपनी में एक लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे लेवल पे, मेरी अथॉरिटी सेम है, जिन अथॉरिटी के साथ मैं पहले काम कर रही थी अब भी मेरे पास वही अथॉरिटी है, तो वो क्या हो जाता है कि जस्ट मुझे शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अथॉरिटी तो सेम है ना, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर। सेम लेवल पे हो रहा है तो सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा। प्रमोशन क्या है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आपको एक लेवल अप दे दिया जाता है, आपकी अथॉरिटीज, आपको पावर ज्यादा दे दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल लेवल, थोड़ा अपग्रेड होते हो आप। अभी इंटरनल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। बेनिफिट क्या है, भाई टाइम नहीं लगता, जो हमारे अंदर वाले लोग होते हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग देने की लोड नहीं पड़ती, एक्सपेंस ज्यादा नहीं खर्च होते हैं, तो ये बेनिफिट है। बट इसका डीमेरिट क्या है, हमें नया टैलेंट ही नहीं देखने को मिलता, वो ही लोग हैं, बायसनेस आ जाती है कई एम्प्लॉयज के मन में भी, इसको हायर कर लिया, मुझे हायर क्यों नहीं किया, तो ये सॉरी कुछ डिस्प्यूट्स भी राइज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में आ जाता है कि आप बाहर से लेते हो। बाहर से कैसे ले सकते हो, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस और कंपनी के बारे में बोर्ड चिपका सकते हो कि हमें जरूरत है काम करने वालों की, अगर आपके लिए जॉब सूटेबल है तो अप्लाई करिए। ये हो जाती है डायरेक्ट। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जो बड़े लेवल की कंपनीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जब वो कोई जॉब निकालती है तो उसके लिए उनके पास फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आ जाता है, ढेर सारा। लाइक उनको चाहिए था 100 पर्सन की रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन आ गया 500 का, तो 100 को तो वो हायर कर लेते हैं, बाकी बच के जो 400 उनकी एक रिपोर्ट बना लेते, एक फाइल बना लेते कि अगर हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो इनमें से ले लेंगे। तो कैजुअल एम्प्लॉय कॉलर्स वही हैं कि जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था अभी उनको ही हम कॉल कर लेते हैं। थर्ड आ जाता है, आप एडवर्टाइजमेंट दे दो, न्यूज़पेपर में दे दो, टीवी में दे दो, वहां से भी, ये भी एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का वे है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चला के चलती है, आप वहां पर अपना डाटा दे दो, जो कंपनी को चाहिए होगा वहां से भी आपको रिक्रूट कर लेंगे, वहां से भी आपका डाटा मिल जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट भी सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े कैंपस हैं, LPU है, PU है, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज हैं। क्या होता है इनमें, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं आपकी प्लेसमेंट के लिए, जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने वाली होती है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, वो देखती हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास नया टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, आप वहाँ उनकी कंपनी के लिए सूटेबल हो, तो आपको वो प्लेस कर लेती है, आपको वो हायर कर लेती हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप लेबर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, प्लेसमेंट एजेंसी से आप ले सकते हो, वेब पब्लिशिंग आप इंटरनेट पे डाल सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी। अभी एक्सटर्नल के भी कुछ बेनिफिट है, कुछ डीमेरिट्स है। बेनिफिट तो पहले सबसे ज्यादा ये है, हमें नया टैलेंट देखने को मिलता है, यंगस्टर माइंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है,
बट हाँ, डीमेरिट्स में क्या है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, नए लोगों को समझाना भी पड़ता है क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन, उनके ट्रेनिंग पे ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस आएगा एक क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अभी जो एप्लीकेशन आनी थी हमें यहाँ पर आ चुकी है, उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, छांटी करेंगे, जो बेफालतू के लोग हैं हल्का सा उनके साथ डिस्कस करके उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को हमने चूज किया उसका टेस्ट होगा, 5 तरह के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू लेवल कितना है, एप्टीट्यूड आप में योग्यता कितनी है, कि आप क्या कर सकते हो, कितना मतलब आप में पोटेंशियल है, पर्सनैलिटी, आप अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप कैसे डील करते हो, आपकी मेच्योरनेस का पता चलता है उसमें, ठीक है। 4th ट्रेड टेस्ट, ट्रेडिंग के लिए आप कैसे दिमाग लगाते हो, आप किसी एक्टिविटीज में कितना इंटरेस्ट लेके चलते हो, बिजनेस में काम में कितना इंटरेस्ट लेते हो, ये 5 टेस्ट है। फिर जो सिलेक्ट हो गया उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू लेगा वो अपने डाउट्स क्लियर करेगा क्योंकि उसने आपको हायर करना है। फिर चेकिंग, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो फिर आप रेफरेंसेस दे सकते हो कि मुझे इस पॉलिटिशियन ने भेजा है या किसी बड़े आदमी, समथिंग समथिंग। अगर आपके पास कोई बड़ा पर्सन नहीं भी है, आप किसी यूनिवर्सिटी का किसी का भी नाम दे सकते हो, किसी टीचर का। फिर सिलेक्शन डिसीजन, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है फिर डिसीजन लिया जाता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कंपनी भी ले सकती है, बाहर से भी वो कह सकती है आपको करवाने को। अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, आपके घर में लेटर भिजवाया जाता है, फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो भी होगा उनके रूल्स रेगुलेशन, कैसे काम करना है, कितना टाइमिंग होगा, कितनी पे होगी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने स्टाफिंग के 3 एलिमेंट को डिटेल में पढ़ना है, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तीसरा बचा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बेसिक स्किल्स सिखाते हैं, चाहे वो न्यू वर्कर है चाहे वो ओल्ड वर्कर है। क्यों सिखाते हैं, ताकि वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अगर तो आपने ये सोच रख के चलते हो कि ये एम्प्लॉयज के साथ मैंने फ्यूचर में भी काम करना है तो आप उनको ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, फ्यूचर का सोच रहे हो। डेवलपमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर आप एम्प्लॉय के बारे में सोचते हो, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचते हो। ये जो डेवलपमेंट है वाइडर कंसेप्ट है, ये ट्रेनिंग तो बहुत छोटा है। डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, मतलब प्रमोशन आ जाता है, उसका करियर एनहेंसमेंट आ जाता है, जॉब सिक्योरिटी आ जाता है, वेलफेयर आ जाता है, सब चीजें, ठीक है, वो सब चीजें। अब भी क्यों जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, लर्निंग टाइम घट जाता है। टाइम अगर आपको नई चीजें सिखाई जाएंगी तो आप इतना टाइम नहीं लगो सीखने का, आपका एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा भाई ये तो मैं कर सकता हूँ। आपको ट्रेनिंग देके इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, इतना कॉन्फिडेंस रेज किया जाता है कि भाई ये तो मैं कर लूंगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ रही है, काम करते टाइम दिक्कत आ रही है, उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगी, लेबर काम छोड़कर कम जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है ये जो फर्म है हमारे बिजनेस है, हमारे ऊपर भी ध्यान दे रहा है, तो लेबर जाएगी क्यों। मैनेजिंग मैन पावर नीड, अब भी ये क्या करता है, मैन पावर की जो नीड है उसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, अभी मेरे को पता है मेरे को मैन पावर चाहिए, बाहर से लेकर आऊंगी तो महंगा पड़ेगा, ज्यादा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको ज्यादा खर्चा आएगा। इट्स बेटर ना, जो घर का है, घर का इन द सेंस जो अंदर वाला है, काम कर रहा है, उसको क्या करूं, थोड़ा सा काम सिखा दो, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, वो भी मैनेज होगा। हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस को अडॉप्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड बन जाता है। अब भी ये तो हो गया एम्प्लॉयर के लिए। जो एम्प्लॉय है उसको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी, उसको स्किल, उसको नॉलेज ज्यादा मिलेगी, चांसेस बन जाते हैं उसको प्रमोट किया जाए, अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग लेकर काम करता है वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, अगर वो सेटिस्फाई होगा, उसका मोरल क्या होगा, अप हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका, ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या है, आप जॉब करते के साथ साथ ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब भाई आप छुट्टी ले लो थोड़ी सी जॉब से, काम सीखाओ, ट्रेन हो जाओ, फिर आ जाना, वो हो जाता है ऑफ द जॉब। इसके आगे 3 मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कि इसमें क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है जो ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपको सिखाता है, वो पहले करता है, अभी देख मैंने ऐसा ऐसा किया। जो नया वाला एम्प्लॉय आता है जिसको ट्रेनिंग देनी होती है वो देख रहा होता है भी कैसे कर रहा है हमारा मास्टर, तो वो देखता है तो वो सीखता है। स्कूल में भी क्या होता है, टीचर बोलता है ये सम ऐसे ऐसे होगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग होगा, अभी मैंने सिखा दिया, अभी आप करो, ये भी सीख। उसके बाद इंटर्नशिप क्या होती है, आप किसी के अंडर आके काम करते हो, जैसे सीए होता है,
अगर आपने सीए की डिग्री ले ली या आप लॉयर की डिग्री ले ली, एग्जाम क्लियर कर लिया या डॉक्टर का वो एग्जाम क्लियर कर दिया, ऐसे थोड़ा ना आपको सीधा डॉक्टर बना दिया। 2-3 साल तक आपको जो बड़े वाला डॉक्टर होता है, एक्सपीरियंस कितने सालों का, या लॉयर होता है या सीए होता है, उसके अंडर 2-3 साल के लिए काम करना पड़ता है। वो सारा काम आपको अपना सारा काम आपसे करवाएगा। आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, उस पर आपको सैलरी नहीं मिलती, थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलता है, बहुत छोटी सी अमाउंट मिलती है जिससे आप अपना डेली का खर्चा आने जाने का निकाल सकते हो, वो चीजें हो जाती हैं। थर्ड आ जाता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। नया एम्प्लॉय आया, इंट्रोड्यूस करवा दो उसको सभी से इन सेंस पुराने वालों से, तो वो बताएंगे भी ऐसे ऐसा होगा, वो उसको सिखाएंगे, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही मेथड आ जाता है, वेस्टिब्यूल स्कूल। अगर आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं जिसमें डेंजर काफी है, फॉर एग्जाम्पल आप हवाई जहाज उड़ाना में जा रहे हो, आपको सीधो ना हवाई जहाज फड़ा दिया जाएगा हाथ में, या पेशेंट आपके आगे रख दिया जाएगा भी लेकर इसका ऑपरेट, सीधा सीख कर आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे के आइए, ले पेशेंट कर दे इसके हार्ट का ऑपरेट, ऐसा थोड़ा ना होगा। आपको प्रॉपर एक उसका डमी बनाया जाएगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, नकली वाली ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाएगी जहां पर आपको चीजें सिखाई जाएंगी कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ऑपरेट किया जाता है, ऐसे एरोप्लेन उड़ाया जाता है, कि मून पे अगर आपको जाना है तो यहीं पर ही ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जहां पर ग्रेविटी बड़ी कम हो, आपको रहने में पहले यहीं पर सिखाया जाता है, वो जाता है वेस्टिब्यूल स्कूल। क्लियर है? ये आप जॉब के साथ साथ नहीं कर सकते, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी आप करोगे। क्लियर? ये चैप्टर आपका मिनिमम 20 मिनट्स में कंप्लीट है। भाई अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।